हैं? लिखवा दें? सब वो तो लिखे हुए हैं ना, आप वो आगे का लिखवा दीजिए। क्या? बोलो। अच्छा, डिस्क्राइब द circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest इन फ्रांस। फ्रांस में क्यों प्रोटेस्ट हुई? तो पहला पॉइंट कि लुई 16, सो लुई 16 हैज़ अ लेविश लाइफ स्टाइल। उसकी कैसी लाइफ स्टाइल थी? लेविश लाइफ स्टाइल, बहुत खर्चीला था, ठीक है। एंड लेविश लाइफ स्टाइल थी, एंड ही लैक, उसमें किस चीज़ की कमी थी? फार साइटेडनेस, वो दूर तक नहीं देख पाता था कि आगे ये करेंगे, प्लानिंग नहीं बना पाता था। फार साइटेडनेस, तो ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर फार साइटेडनेस की वजह वो लिख सकते हैं क्या, फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, जो वो दूरदृष्टि नहीं थी इसके पास किसी तरह की चीज़ की देखने की, फ्यूचर प्लानिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख लेना, फ्यूचर प्लानिंग उसमें नहीं थी। दूसरी चीज़, व्हेन ही बिकेम किंग, हिज ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, उसका खजाना खाली था। चलिए आपने when he became kind क्यों लिख दिया? ठीक है, ट्रेजरी ये वॉज एम्प्टी, एंड in addition there was a heavy cost of maintenance of palace. In addition there was heavy cost of maintenance of palace of Versailles. जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है उसका बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता था। सो ये सब तो टैक्स से ही आएगा, तो एक ये भी गड़बड़ी थी। तीसरी चीज़, लुई 16 helped 13 American colonies to get free, to gain independence from Britain. So means to gain independence from Britain. It added, so now now अभी अभी ठीक हुआ माही? सो इट, इसकी वजह से क्या हुआ?
So it added 2 billion livre debt on France. जो पहले भी किसी ने नहीं दिया था क्या? इट लेड लिख सकते हो, एडेड की जगह लेड. 2 बिलियन यानी 20 लाख. सो हाँ अमेरिकन होगा. सो अमेरिकन कॉलोनीज को उसने इंडिपेंडेंस करा दिया. सो इट लेड 2 बिलियन लिब्रे डेप्ट ऑन फ्रांस ट्रेजरी. तो फ्रांस जो ट्रेजरी है उसके ऊपर इतने का कर्ज आ गया था खजाने पर. ठीक है. एंड ए हैवी टैक्स ऑफ 10%, हैवी इंटरेस्ट ऑफ 10% इज चार्ज ऑन दिस डेप्ट. तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसा देते हैं, वो कितना चार्ज करते थे? मनी लेंडर्स वर चार्जिंग a heavy interest of 10% on it. तो इसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ हिज बजट इज स्पेंट ऑन पेइंग इंटरेस्ट ओनली. जितना भी उसका बजट का अमाउंट आता था, तो जितना भी रेवेन्यू आता था लोगों से, पैसा टैक्स का, वो सारा किस में चला जाता था? सो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, जो राज कर होता है, राजस्व, राज लोग लेते हैं ना, राजस्व कर राजा लोग लेते हैं. सो इज स्पेंट ऑन पेइंग इंटरेस्ट ओनली. प्रिंसिपल अमाउंट तो वो पे ही नहीं कर पा रहा था, इंटरेस्ट ओनली. तो इस वजह से भी फ्रांस संकट में आ गया था. वो इन सब से बाहर निकलना चाहता था. सो स्टेट फाइन बिलियन के बाद क्या है? लिवरे, LIVRES, लिवरे एक वहाँ की करेंसी होती है. सो RES लिवरे, 2 बिलियन लिवरे का टैक्स आ गया. ठीक है. ओके. क्लियर नहीं दिख रहा है तो इससे क्लियर करें. कुछ क्लियर हुआ? अब देखो, इतनी बात हो गई कि नाउ टैक्स इंक्रीज हो गया. फिर नाउ पेइंग इंटरेस्ट ओनली, द स्टेट फाइनली इंक्रीज. तो ये सारे केसेस तो हो ही रहे थे. द स्टेट फाइनली, ये सीक्वेंस वाइज घटनाएं हैं कि क्या हुई. पहले तो उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी, फिर वर्सलीज को करने का खर्च बहुत ज़्यादा था, पहले उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा था, फिर उसने ये किया तो उसके ऊपर बोझ बढ़ता चला गया. फिर क्या हुआ? द स्टेट फाइनली इंक्रीज्ड टैक्सेस. टू मीट, रोजमर्रा के जो उसके खर्च थे, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस. तो उसके लिए उसने टैक्स बढ़ा दिए. ठीक है. ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, आर्मी को तो भी पगार देनी थी कि नहीं? आर्मी, इसी तरीके से रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, बहुत सारे उसमें ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफिसेज
ठीक है। और यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थान भी होते हैं, तो प्रोफेसर्स को भी तनख्वाह देनी पड़ती है, तो उसके लिए उसने टैक्स बढ़ा दिया। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। उस समय की बात क्या है, ये टैक्स किस पर बढ़ाए गए? द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। ठीक है। एंड यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी को भी चलाने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिए भी है यूनिवर्सिटीज़ ना, यूनिवर्सिटीज़ है। तो ऐसा करने के लिए वर्सिटीज़ तो ठीक है ना, कहीं कोई गलत है बताओ? हाँ, तो वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो जो फ्रांस का उस समय का ये था, वो कितने में डिवाइडेड था? इट वाज डिवाइडेड, हाँ, सो इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लर्जी, नोबिलिटीज और 3rd स्टेट। नाउ into 3 states, but only members of 3rd states। रिवोल्यूशन क्यों हुआ हम ये पढ़ रहे हैं, but only members of 3rd state। उसमें कौन कौन आएंगे? जैसे पीजेंट्स, हाँ, पीजेंट्स किसान आएंगे, आर्टिजन एंड वर्कर्स भी आएंगे, क्लर्क, ये जो लॉयर्स ये सब आएंगे, जो कोर्ट के मेंबर्स थे वो सब हैड टू पे टैक्सेस, वही पे करते थे, हैड टू। हाँ, फर्स्ट स्टेट में बिशप, पादरी आते थे। जैसे बिशप्स हैं, पोप हैं, जो मतलब सबसे हेड होते हैं इनके, और पादरी हो गए, बिशप्स, नन हो गई। तो जो चर्च को चलाते हैं सिर्फ वही आते थे। तो जितने चर्च हैं उतने बिशप्स होंगे। और सेकंड स्टेट में जो रॉयल फैमिली और उनकी फैमिली मेंबर्स, नोबिलिटीज़, बहुत सारे दरबारी जो मंत्री हैं, बोलो। बिशप तो आते थे ना फर्स्ट स्टेट में। बिशप जैसे हमारे यहाँ पूजा करने के लिए नहीं होते हैं, जो गुलाब जल छिड़कते हैं, एक उनके पास इस तरीके की बोतल होती है, उससे वो पंडित जैसे होते हैं वैसे उनके यहाँ भी होते हैं, वो रोज़ वाटर छिड़कते हैं। जो कोई लोग, किसी का फुनरल होता है तो एक बिशप जाता है नहीं साथ में, वो वहाँ पर कुछ न कुछ मंत्र पढ़ता रहता है। फुनरल में क्रीमेशन होता है जब किसी का दाह संस्कार, तो जैसे हमारे यहाँ जाता है वैसे उनके यहाँ भी जाता है, और इस तरीके से वो गंगा जल छिड़कता है। ठीक है, तो वो बिशप होते हैं सब, जो भी कोई भी आपके यहाँ काम। आर्टिजन, आर्टिजन है, ARTISAN है, यही है। ARTISAN ही होना चाहिए, आर्टिजन यही है स्पेलिंग। नहीं, आई नहीं होता है। हैड टू पे टैक्सेस। सो इस तरीके से ये जो फर्स्ट 2 स्टेट्स आर प्रिविलेज्ड क्लास, तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी टैक्स, पेइंग ऑफ टैक्सेस। तो फर्स्ट 2 स्टेट्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट 2 states, that is clergy and nobilities, these are exempted। exempted का मतलब कोई जानता है? हाँ, हाँ, मनाही थी, तो मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था,
दे आर एग्जेम्प्टेड, जैसे छूट होती है। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है कि किसी को छूट मिल जाए, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। सो ये चीज़ थी। सो बर्डन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस केम ऑन थर्ड स्टेट पर्सन ओनली, सारा भार किस पर आ गया? सो burden of increase in taxes, ठीक है, came on third state only. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर कॉल्ड प्रिविलेज्ड क्लास, उनको बोला जाता था कि वो फायदे वाली, जैसे आप प्रिविलेज मिला होता है किसी को, मॉनिटर को प्रिविलेज होता है क्लास में कि वो कभी भी आ जा सकता है, पूछना नहीं पड़ता है टीचर से, प्रिविलेज होता है कि नहीं, या किसी बच्चे को स्पेशल प्रिविलेज होता है। तो उसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट क्या थी? आर कॉल्ड प्रिविलेज्ड क्लास, स्पेशल क्लास जिसको कहते हैं, कि उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला हुआ था। सो दिस इज प्रिविलेज्ड क्लास, स्पेशल क्लास, फ़ायदा मिलने वाला। अच्छा, इस समय कुछ और भी चीज़ें थीं जिसकी वजह से, एक तो थर्ड स्टेट, हाँ, तो उस समय 18th सेंचुरी में जो हाँ, उस समय कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं कि 18th सेंचुरी में द मिडिल क्लास इमर्ज एज एजुकेटेड। सो इन दैट सेंचुरी, या फिर इन दैट पीरियड, फ्रांस was educated and enlightened by some political revolutionist. हाँ, फ्रांस was ये क्या हुआ? made educated and enlightened, ये है। सो सम रिवॉल्यूशनिस्ट, कुछ फिलोसफर ऐसे हुए, कौन कौन से फिलोसफर, ठीक है, क्या होगा, जैसे जॉन लॉक, जॉन लॉक, इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू और रॉयस्यू। सो क्या ये इन्होंने क्या किया? राइटर तो थे ही, तो इन्होंने क्या किया? दे स्प्रेड देयर आइडिया, महारत भी आ जाएगा। तो महारत, कौन? वॉल्टियर, किस पेज पे बताओ? पेज पे नहीं है, ये इस चैप्टर का मैंने देखा था, तो इसमें VOLTERE, वॉल्टेयर भी एक राइटर था। पेज बता दो तो हम लिख दें, अभी तो ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा, मैंने कहीं नहीं देखा, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कुछ आइडिया दोगे तो, नहीं तो लिख लेना अगर हो तो, मुझे दिखा नहीं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने क्या किया? स्प्रेड द आइडिया, हैं, बोलो, रॉयस्यू, ROUSSEAU, चेक कर लेते हैं। QUIEU, हाँ इसे ठीक करो, QUIEU, मॉन्टेस्क्यू हैज स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशन, उन लोगों ने किस चीज़ का आइडिया बताया? और किस चीज़ को? लिबर्टी अमंग पीपल, लोगों के बीच में इस तरीके के आइडिया दिए कि लिबर्टी क्या होती है,
दे ऑल्सो, उन्होंने क्या किया, इन फेवर ऑफ एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ, वो क्या चाहते थे, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की चाहते थे, एंड ब्रिंग रिपब्लिक एंड मेक फ्रांस अ रिपब्लिक नेशन। ये चाहते थे कि नहीं? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे राज्यों का संघ। क्या इंडिया एक रिपब्लिक है? यस सर। तो यहाँ नेशन है, बहुत सारे राज्य हैं, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है करने की, लेकिन फिर भी सेंटर का सब पर शासन है। इस तरीके से वो चाहते थे। सच थॉट्स वर डिस्कस्ड इन कॉफी हाउसेस एंड सैलून्स। सो आपने फेवर ऑफ के बात किया। इन फेवर ऑफ एबॉलिशन, एबॉलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। वो उखाड़ देना चाहते थे राजतंत्र को। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतंत्र को वो उखाड़ फेंकना चाहते थे, और फ्रांस को एक गणतंत्र बनाना चाहते थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र। और वो एबॉलिश कर देना चाहते थे। अच्छा, देयर आइडियाज वर डिस्कस्ड इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस। देयर आइडियाज वर डिस्कस्ड इन saloons and coffee houses, and many clubs were formed to do so. One of them was Jacobin Club. तो Jacobin Club and other such clubs were formed in this direction. और सर जो पीपल के अमंग देयर आइडियाज वर स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर आल्सो ना सर। क्या बताओ? सर बुक्स और न्यूज़पेपर से भी तो उनके पीपल के। बुक से तो उन लोगों ने जो बुक लिखी थी वही सब बुक थी, और न्यूज़पेपर भी रहा होगा। कॉफी की बात किया है हम्म, सर। पेज ऊपर कर कॉफी। पेज ऊपर ले लो। हाँ बोलो, क्या पूछते हो? कॉफी के बाद आपने क्या लिखा है? कॉफ़ी हाउसेस, लास्ट में। कॉफ़ी हाउसेस में ऐसी बातें डिस्कस की गई। जैकोबिन क्लब्स एंड अदर सच क्लब्स, तो जो दूसरे क्लब थे ऐसे बनने लगे। एंड अदर सच क्लब्स वर फॉर्म्ड, तो दूसरे क्लब भी बने। हो गया? नहीं, ये जैकब ने, सेंट जैकब ने बनाया था। पेरिस में रहते थे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और भी क्लब थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। दूसरे क्लब से ज़्यादा ये फेमस हुआ। इसमें लोअर तबके के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, ये सब आए। और उन्हीं का नेता कौन बना? रॉबेस्परे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्परे। फिर वो बाद में इलेक्ट भी हो गया, और कन्वेंशन बना के उसने शासन किया 1 साल। तो ये लिबरल्स थे। सच हो गया इधर का। अदर क्लब्स वर फॉर्म, तो इस तरीके के जो दूसरे क्लब्स थे वो भी बने, जिससे कि अब मोनार्की उखाड़ फेंकनी बाकी रह गई थी। वर फॉर्म्ड। तो इस तरीके से ये हुआ। नाउ इसके अलावा एक और बात थी, जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत करप्ट था, भ्रष्टाचारी था। सो जिससे लोग त्रस्त आ चुके थे। द फ्रेंच सर स्किमर हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन, ओके मैं इसको ठीक करता हूँ। ठीक हो गई। ओके, द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन was extremely corrupt. तो टी के बाद आर आएगा ना? extremely corrupt,
तो ये करप्ट थी। सर हाँ बोलो। सर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जो टी है उसके बाद आर आएगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट वाज एक्सट्रीमली करप्ट। सो ये क्या करती थी, सो एक्सट्रीमली करप्ट थी। सो द पीपल वर फेड अप विद देयर वर्क, तो लोग परेशान हो गए थे, कोई वो लोग उनका काम ही नहीं करते थे। द कॉमन पीपल क्या हो गए थे, फेड अप तो समझते हो ना, वर फेड अप यस सर। विद देम, तंग आ चुके थे, फेड अप विद देयर परफॉर्मेंस। During that time, the French population rose threefold, तीन गुनी बढ़ गई थी। During that period, French population, ठीक है, ग्रोथ वाज वेरी हाई, मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था, वॉज वेरी हाई, एंड गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ग्रेन्स, पब्लिक को ग्रेन चाहिए, अनाज चाहिए, एंड गवर्नमेंट फेल्ड टू fulfill demand या raising demand of grains, so fulfill demands of grains, people were suffering from food scarcity, लोगों को अनाज की कमी का सामना करना पड़ रहा था। people were suffering from food scarcity, and women were queuing up for long hours to get bread, और औरतों को क्या करना पड़ता था, women were queuing up for 4-4 घंटे ब्रेड के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, queuing up for long hours for bread. These all reasons paved the way for revolution in France. People were suffering and women were queuing, मतलब कतार लगा रही थी, QUEUING, queuing, क्यू होता है लाइन, ठीक है। सो इस तरीके से इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने, सो दीज ऑल रीजन्स लेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बात समझ में आ गई, दीज ऑल रीजन्स लेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड पीपल अटैक्ड ऑन बास्टील जेल, यही तो हुआ था, एंड कॉमन पीपल अटैक्ड ऑन, अब जो ये कॉमन पीपल थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर भी किया, सब जगह, और साथ में क्या किया, अटैक्ड ऑन, क्या सामंतों के घरों पे भी हमला किया, जो वो किस में रहते थे, शैटियू में, यस सर। और गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये सामंतों का घर, जो लोग पैसा लेते थे ना, सामंत लोग, लोगों से हैवी टैक्स लेते थे, एक जैसे वो मकड़ा दिखाया गया है कि स्पाइडर टाइप, ऐसा दिखाया आपके में क्या,
वो पैसा ले रहा है लोगों से लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं, ऐसा नहीं दिखा है। तो मतलब हाँ, तो वो सामंत लोग जो हैं, हाँ ये ऐसे लोग, ऐसे गांव गांव में ऐसे लोग थे। तो ये किस घर में रहते थे? ये शेट्यू में रहते थे। इनके घर का क्या नाम था? जो महलों जैसा घर था, तो उनको तोड़ दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी जला दिया, अटैक्ड, एंड बास्तील जेल, ये सारा काम हुआ। तो यही रिवॉल्यूशन है फ्रांस फ्रांस का। ठीक है, बताओ क्या पूछ रही हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक और कॉज है ना, जैसे इमीडिएट कॉज है, मतलब इसमें फ्रांस जो था, इट वाज फोर्स्ड बाय फाइनेंशियल बैंकरप्सी एंड लुइस 16 वाज कंपेल्ड टू कॉल एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस इन 1789 and sir this time voting method was not accepted by third estate people, so they demanded that each member should get one vote, and this controversy led to agitation among the people, which became the immediate cause of the revolution. ये बात सही है, इसको ऐड कर लेना आप। बाकी ये ठीक है, इतने में सफिशिएंट है। अगर 5 मार्क्स का भी आता है तो इतना आप लिख दोगे। हमने लिख दिया है कि उसने टैक्स बढ़ा दिया था, तो ये सारे रीजन है। हो सकता है उनके निकलने के बाद, थर्ड स्टेट के निकलने के बाद ही उसने 2 स्टेट से वोटिंग करा के टैक्स बढ़ा दिया हो, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि टैक्स उसने बढ़ा दिया था। तो जब ये हुआ तो जनरल पब्लिक में एजिटेशन आ गया और उन लोगों ने फिर आक्रमण कर दिया। टैक्स बढ़ा तभी तो एजिटेशन आया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम रिवॉल्यूशन? इससे किसे फायदा हुआ? विच ग्रुप of French society benefited from the revolution? Okay, which group was forced to relinquish power? किसे अपनी पावर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? Which group was forced? Which groups were forced to? ठीक है, relinquish यानी छोड़ना पड़ा। relinquish power. Which sections of society would have been disappointed? और किसे अच्छा नहीं लगा? कोई वो जो बहुत आशा लगाए बैठा और उसे अच्छा नहीं लगा, ऐसा भी कोई था क्या? Which हाँ, which section of society would have been disappointed by outcome of revolution? जो इस revolutions के pros and cons निकल के आए, पक्ष विपक्ष, उससे कौन सा सेक्शन डिसअपॉइंटेड हुआ? विद आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट वो फायदे में रहा। पहली चीज, द वेल्दी क्लास। 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले लिखा जाएगा कौन बेनिफिटेड रहा, तो वो पहला पॉइंट। सो द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट, ठीक है, जिसे कह सकते हैं न्यू मिडिल क्लास, बेनिफिटेड द मोस्ट। सो बेनिफिटेड द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड रहा।
benefited the most from the revolution। वही टैक्स देता था, अब उसको टैक्स की बचत हो गई। ठीक है। दिस ग्रुप वाज कंप्राइज ऑफ, सो दिस ग्रुप, इस ग्रुप में कौन कौन आता था? हाँ, इंक्लूड्स बिग बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, अपर क्लास कोई फायदा, वो वही टैक्स पेयर थे। अगर मान लो फ्यूडल सिस्टम हट गया तो अब मतलब देखो ये मिडिल क्लास के ही लोग तो थे कि जो इसमें थर्ड क्लास में, जो थर्ड स्टेट में जो अपर क्लास है ना, उसके बारे में ही कहा गया है कि विच ग्रुप। हाँ सर, लेकिन सारे जो उसमें ग्रुप्स होते थे, जो थर्ड स्टेट के ग्रुप्स थे, सबको हुआ था, क्योंकि जो लोअर क्लास थी उसमें थर्ड स्टेट में उनको वोटिंग का राइट नहीं था। जो मिडिल क्लास थी उनको भी ऐसे ही था, देखो 25 ईयर्स से ऊपर के ही सुनिए, कर सकते हैं, तो उनको सबको ही तो बेनिफिट मिला था सर। इसमें क्या हुआ है कि ये अब पावर किसके हाथ में आ गई? क्या कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गई? यानी जो मोनार्की थी लुई 16 से, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। यही चीज़ तो हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो टैक्स पेयर्स थे, टैक्स पेयर कौन थे आपके? एक फर्स्ट थर्ड में भी थर्ड में भी देखो, एक ये क्लर्जी है, ये क्लर्जी है, और ये क्या है? दैट इज नोबिलिटीज। और लेकिन सर क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि किसको बेनिफिट हुआ, तो अरे हमें सुन बस तो ये लो, लगता है कि थर्ड स्टेट अब के इस सारे ग्रुप्स को हुआ। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो थर्ड है उसमें कौन कौन से हैं? तो जो हाँ अपर क्लास है और मिडिल क्लास है और ये है, तो ये अपर क्लास हुई। अपर क्लास है ये सारे अपर क्लास के ही तो मैं नाम लिख रहा हूँ। आप सुनते ही नहीं हो, प्रश्न नहीं कर रहे हो। अपर क्लास है और ये कैसा है? मिडिल क्लास। सर वो बोल रहा है कि टैक्स से नहीं, लेकिन और भी फैसिलिटीज से हुआ। और Yes, sir. अभी सुन लेंगे तभी तो आप प्रश्न करते जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप है। रविकर चुप है, दिनकर चुप है, और अंधेरा बिल्कुल चुप है। प्रश्न स्वयं भी रहता चुप है। अब स्मॉल पीजेंट्स, यहाँ पर ये हमारा स्टेटस है। अब इसमें मान लीजिए कि जो इलेक्टर्स होंगे, जो नेशनल असेंबली में चुन के जाएंगे, वो कहाँ कहाँ से चुन के जाएंगे बताओ? जो नेशनल असेंबली है, सबसे पहली बात है ये इलेक्टर्स हैं जो इलेक्ट करेंगे। वो कौन कौन इलेक्टर है? जो लैंडलेस है वो तो नहीं इलेक्ट करेंगे। तो इनमें से 3 बिलियन लोग इलेक्ट करेंगे कि नहीं? और वो कितने लोगों को चुनेंगे? क्या 50,000 को? ठीक है, 50,000 को चुनेंगे। वो कितने को चुनेंगे? क्या 745 को? तो जिनके पास पैसा होगा वही तो चुनाव लड़ पाएंगे, कि ऐसे कोई भी लड़ लेगा? क्या ये मिडिल क्लास के पीजेंट्स की हैसियत है चुनाव लड़ने की, या आर्टिजन्स की है? कौन होगा नेशनल असेंबली में, या किसके मेंबर्स पहुंचेंगे? ये जो अपर क्लास के ही पहुंचेंगे। दे विल गेट मोस्ट बेनिफिटेड, और इन्हीं के हाथ में सत्ता आ जाएगी जो लुई 16 के हाथ में थी। ये आपके में लिखाई तो है, ये चार्ट देखो ना। ये पेज नंबर 10 पे देखो। हो सकते हैं, बट आप ये देखो कि आपके यहाँ जितने भी हैं, कौन लोग पहुंचते हैं संसद में? संसद में जिनके पास, किसी के पास 200 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है। कोई 10 लाख वाला पहुंच पाता है क्या? मोस्टली चुनाव लड़ने के लिए 4 करोड़ चाहिए। कंटेस्ट करने के लिए कितना है? ऐसे कहने को तो कह सकते हैं कि कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन जीत वही पाता है जो बहुत पैसा खर्च करता है।
सो उसके लिए बहुत पैसा होना चाहिए, फंड रिनोन्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये जो भी प्रक्रिया है इसमें पैसे वही देता है, हैं सिर्फ से वही पैसे देगा, जाएंगे। जो कंटेस्ट करता है वही पैसे देता है। तो इससे सबसे ज़्यादा भरोसा किसका टूटा? तो सब इसमें आप ये देखो कि इसमें कौन कौन से लोग आ गए। सो पहले ये previously these people had to pay state taxes and they did not enjoy equal status, but after the revolution they became treated as upper section of society। बाद में यही लोग नेशनल असेंबली बन गया और अब इनका ट्रीटमेंट किसके इक्वल होने लगा? क्या अब ये लुई 16 के समकक्ष हो गए? ये अब लुई 16 को गाइडेंस देने लगे क्या? उसके लिए नियम बनाने लगे? और पहले सिर्फ ये टैक्स देते थे, और क्या इनका जो भी कंट्री के उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई योगदान था? बट अभी क्या हो गया, जब अगर देखा जाए तो आर्टिजन्स तो अपने में बिजी रहेगा, आर्टिजन्स हैं और ये सब, लेकिन जो ये अपर क्लास वाले लोग हैं दे एंजॉयड द फ्रीडम एंड पावर। पावर किसके हाथ में आ गई? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ट्रेड्समैन हैं। अगर 3 सेक्शन हैं, अगर हमारे सोसाइटी में भी 3 सेक्शन हैं, तो जो सबसे ज़्यादा अमीर है वही पॉलिटिशियन बनेगा। ये बात आप सोच लो, इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। जो आपके इलाके का सबसे धनी व्यक्ति होगा वो पैसा भी खर्च करेगा, वो पॉलिटिक्स में भी जाएगा, उसके हाथ में पावर भी आएगी। किसी न किसी तरीके से पहले भी पावर थी, लेकिन वही लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आज छोटा आदमी या मिडिल क्लास रिस्क नहीं लेता है कि अपना, ज़्यादा लोग जानेंगे और फिर वो पैसा खर्च कर सकता है, उसके पास ब्लैक मनी है, कुछ भी है वो खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो जीतेगा। और जिसके पास 20 ही लाख है वो क्या 20 लाख रुपए खर्च कर देगा? वहाँ तो जमा भी करना पड़ता है किसी में भी। आज भी हमारे देश में यही सिस्टम चल रहा है। तो अपर क्लास के लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम ही चुनाव में लड़ते हैं, कुछ कुछ पहुँच जाते हैं। जैसे हमारी संसद में 546 लोग हैं, तो 5-10 पहुँचे मिडिल के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक भी नहीं पहुँचा है, बट मोस्टली जो पहुँचे हैं वो करोड़पति और अरबपति ही हैं। समझ में आई बात? हैं, यानी 100 करोड़ जिनके पास है। बोलो, बताओ। लेकिन जो थर्ड एस्टेट था उसके सारे ग्रुप्स को फिर वो फायदा हुआ ना, जैसे फायदा तो बस यही हुआ कि अगर सुनिए, उनको तो अगर मान लो सबको फायदा हुआ होता तो जैकोबिन्स क्लब की स्थापना नहीं हुई होती। उन्होंने देखा कि ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम है, जो अपर क्लास के लोग हैं, ये अब आपस में लुई 16 से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हम कानून नहीं बनाएंगे, तुम हमें इतना पैसा दे दो। और उस नेगोशिएशन की वजह से छोटे क्लास के लोगों का कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि हम लोगों को न तो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि 28 बिलियन में से सिर्फ 4 बिलियंस को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे, और लोअर क्लास को तो पूछा भी नहीं गया था। तो उन लोगों ने देखा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो जैकोबिन्स क्लब बना। फिर जैकोबिन्स क्लब बना तो उसमें राइट्स की डिमांड की गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और सफरेज की डिमांड की गई कि हमें भी वोटिंग राइट दो। तब जा कर के तो इनको वोटिंग राइट मिला, और उसी वोटिंग राइट के बदौलत फिर जब इलेक्शंस हुए तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जीता, फिर उसने कन्वेंशन बनाया। लेकिन ये जो इमीडिएट यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, जो बास्टील जेल वाला, तो उसके बाद में क्या हुआ है कि जो पहले का कन्वेंशन था, ये इमीडिएट वाला ही है जो आपके में चार्ट बना है। ये कौन सा है कि इसमें उस समय का है जो नेशनल असेंबली वाला, ये जैकोबिन वाला नहीं है, कन्वेंशन वाला। तो इसमें कौन फायदे में दिख रहा है? एक्टिव सिटीजन दिखा है कि नहीं? और नो वोटिंग राइट, जो पैसिव सिटीजन थे उनको तो वोटिंग राइट ही नहीं था। और ये देखो टोटल कितने में से 28 मिलियन में से कितने लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, और वो भी इनडायरेक्ट वोटिंग, वो सीधा नहीं, वो जिसको चुनेंगे वो किसी को चुनेगा, उनके हाथ में भी चुनाव का अधिकार नहीं था। सो इस तरीके से बिग बिजनेसमैन, डॉक्टर, ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स, इन्होंने क्या किया? सो ये ठीक है, दे इमर्ज्ड, ये वेल्दी जो क्लास थे इमर्ज्ड एज, ये कैसे हुए? इमर्ज्ड एज न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू, हाँ, में एक लाइन भी लिखी हुई है कि देयर वाज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल इन द सोसाइटी, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ स्टेपल फूड कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग मासेस।
ठीक है, मतलब ये भी तो एक तरह का कॉज हुआ ना, मतलब ये भी तो एक तरह का तो मेरे उसको लिख लीजिएगा, जो अभी मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, ये क्या हुआ, इट इमर्ज्ड एज न्यू मिडिल क्लास। ये सारे लोग कैसे निकल के आए, जो डॉक्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सब एक न्यू मिडिल क्लास बन के आया, ठीक है। एंड अब इनको क्या हो गया था, दीज पीपल हैड टू पे टैक्सेस, और उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था। आफ्टर रिवोल्यूशन क्या हुआ, आफ्टर रिवोल्यूशन ये दे बिगेन टू बी ट्रीटेड इक्वली विद अपर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब ये नोबिलिटीज के बराबर हो गए। दे इनको अब बिगेन टू बी ट्रीटेड, क्योंकि अभी इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली थी, सो बिगेन टू बी ट्रीटेड एज अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एज विद अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिसके पास पॉलिटिकल पावर रहेगी वही जीतेगा। तो अब नेशनल असेंबली के पास पॉलिटिकल पावर आ गई, तो अब उसका स्टेटस ऊंचा हो गया कि नहीं, अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हमारे कंट्री में 79 सीट्स SC ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं संसद में, क्या, जहाँ से SC ST, जैसे SC ST है जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वहाँ पर कोई और चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या इनका सेक्शन और इनका जो भी ग्रुप है, क्या वो एम्पावर नहीं होगा, ये अपनी बात वहाँ नहीं रखेंगे। तो इसी तरीके से जब ये इतने सारे लोग 745 लोग वहाँ पहुँच गए अपर क्लास के या मिडिल क्लास के, न्यू इमर्ज्ड मिडिल क्लास के, तो उनका सेक्शन एम्पावर हो गया। अब उनको पावर आ गई ना हाथ में। तो पहला आंसर है कि कौन सा ग्रुप एम्पावर हुआ, तो लिख देना न्यू मिडिल क्लास। क्या लिखोगे, न्यू मिडिल क्लास। अब दूसरी बात पूछी गई है कि किसको किसको अपनी पावर छोड़नी पड़ी। विद द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा का अंत हो गया था। विद द एबॉलिशन, एबॉलिशन का मतलब क्या है, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो गया कि कोई किसी से टैक्स नहीं ले सकता है, सारा टैक्स गवर्नमेंट लेगी, ऐसे लोकली नहीं लिया जा सकता है। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है, राजस्थान में भी सामंतवादी प्रथा थी। राजा अपना एक किसी भरोसेमंद को कहीं का सामंत बना देता था, कहता था उससे जितना मर्जी गांव वालों से पैसा लो और हमें दो तुम। सामंतवादी प्रथा उसको कहते हैं। इसमें लोग खून चूस लेते हैं। तो सामंतवादी प्रथा का अंत हो गया। ठीक है। सो क्लर्जी एंड नोबिलिटीज केम ऑन द सेम लेवल। कौन कौन लोग अब एक सेम लेवल पे आ गए, क्लर्जी एंड हाँ नोबिलिटीज। सो केम ऑन द सेम लेवल विद मिडिल क्लास, केम ऑन सेम लेवल। अब उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, सेम लेवल ऑफ मिडिल क्लास। एंड हैव टू क्विट देयर, गिव अप देयर प्रिविलेजेस। गिव अप का मतलब समझते हो, एंड गिव अप, हाँ, फोर्स्ड टू गिव अप यानी छोड़ देना पड़ा। हाँ ऊपर कर देता हूँ। फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो उनको सुविधाएं मिली थी कि फ्री में ज़मीन मिल जाती थी, वो सब अब नहीं मिलेगी। तो उनको अपना केम ऑन सेम लेवल, वो उसी लेवल पर आ गए जिस लेवल पर, केम ऑन सेम लेवल ऑफ मिडिल क्लास। उनका अब वो अपर थोड़ी रह गए, अब 3 स्टेट सिस्टम थोड़ी ना रह गया, सब सिटोयन और सिटियोनी हो गए, सिटोयनी। सो देयर प्रिविलेजेस, तो उनको अपने प्रिविलेजेस छोड़ देने पड़े। हाँ बोलो। क्षमा कीजिएगा, किताब में एक पंक्ति लिखी है कि थर्ड एस्टेट पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल स्टेटस। कहाँ पे लिखी है बताओ, ये भी तो एक तरह का उनको
कहाँ पे लिखी है? सर अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ तो लिखी। वो सब अभी ये किताब में पूरा लिखी थी, मैंने पूरी कल पढ़ी ये थी, जो भी तो चीज़ है ना, ये एक देखो ये एक टाइम लाइन है, ये 74 से 1870 तक चला है। तो वो किस टाइम लाइन की बात कर रहे हो ये मालूम है आपको? आप कर रहे हो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये 21 सितंबर 93 के। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ की पंक्ति है। सो अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 15 में आओ और लास्ट में, तो 21 सितंबर 92 को ये फ्यूडल सिस्टम रिमूव हुआ है। उस समय ये तब की बात है, ये बास्तील जेल वाली नहीं है 89 की। उस फ्यूडल सिस्टम तो एकदम नेपोलियन बोनापार्ट आया था तब हुआ था ना। अब देखो ये फ्यूडल सिस्टम है, रिमूव हो गया है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, हम लोगों ने लिखा है कि नेपोलियन ने भी किया, इसमें भी कहीं कहीं का होगा, क्योंकि नेपोलियन ने तो यूरोप के दूसरी जगहों पे कांकर किया, तब फ्रांस की बात नहीं थी। लेकिन वो जहाँ जहाँ गया वहाँ फ्यूडल सिस्टम तो सर नेपोलियन जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ तो फ्यूडल सिस्टम था कि पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में रिमूव कर दिया था फ्रांस ने। बताओ बताओ, फ्यूडल सिस्टम लुई 16। बोलो, पूछिए पूछिए। चलो लेट्स हो गया। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम नेपोलियन ने रिमूव किया, इस ये मालूम है कि कितनी जगह उसने, नेपोलियन ने जीत हासिल की। तो जहाँ जहाँ उसने जीत हासिल की वहाँ वहाँ से उसने फ्यूडल सिस्टम हटाया कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ फ्रांस ही में था नेपोलियन। नेपोलियन ने तो 80% यूरोपियन टेरिटरीज जीत ली थी, तो फिर उसने वहाँ फ्यूडल सिस्टम हटा दिया। कौन कौन सी जगह पे सर? वो तो बहुत सारी जगह थी, वो मिलान थी, और इसके अलावा हाँ एक, हाँ बोलो, मैं सारी जगह का नाम बता देता हूँ। On 4th August 1789, National Assembly passed a decree to abolish the feudal system of obligations and taxes. 4 अगस्त ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्सेस, फिर से बोलो। 4 अगस्त 7। National Assembly passed a decree to abolish the feudal system of obligations and taxes. ठीक है, तो ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस के लिए हुआ, तो इससे किसे फ़ायदा हुआ बताओ? अपर मिडिल क्लास को ही तो फ़ायदा हुआ, वही तो टैक्स पेयर थे। और कौन बिलो में कौन था? तो मतलब आप बोल रहे हैं कि फ्यूडल सिस्टम बाद में भी हटा, तो उनको बाद में नेशनल, ये देखो बस्टाइल के बाद हटा है वो, मतलब बस्टाइल का समय ही नहीं था वो। ये दिखा रहा हूँ, ये देखो 1 मिनट। नाउ ये चीज़ है कि ये जो नेपोलियन जगह जगह गया है, तो इसने क्या किया? इसने हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सो, इन सभी जगहों पर ये गया। तो वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था, तो उसको कौन हटाएगा? क्या उसको लुई 16 हटाएगा कि जो जीत रहा है वो हटाएगा? वेयर भाई, वेयर एवर द ये किंग जो भी है या ट्रेटर है, वो टेरिटरीज को जीत रहा है, तो नेपोलियन ने वहाँ हटाया। ये फ्यूडल सिस्टम के पूरे यूरोप में फैला हुआ था। आप ये जो 3 स्टेट सिस्टम सोच रहे हो कि फ्रांस में था, ऐसा नहीं है। कहीं एक जगह थोड़ी ना आ जाता है एक साथ। ये चीज़, ये जो थी रिलीजन सबसे ऊपर, ये सब पूरे यूरोप में ही था। हम फ्रांस की इसलिए पहले बात कर रहे हैं कि फ्रांस से रिवोल्यूशन सब जगह फैला है, तो नेपोलियन ने सब जगह हटाया। अब जैसे ये चीज़ है कि नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, अब इस तरीके का नहीं है। और मान लीजिए हटा दिया उन्होंने, तो फिर क्या हुआ? इससे मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब और आगे देखो, फिर आपकी ही बुक में लिखा है कि इसमें ये देखो कि रॉबेस्पियर ने क्या किया, ये भी मैं दिखाता हूँ। तो रॉबेस्पियर ने बहुत सारे अच्छे काम किए, ये चीज़ जगह जगह लिखी हुई है। तो लेट अस सी रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया। अब ये आपकी बुक, तो इसमें दिखाया गया है कि रॉबेस्पियर ने इशूड
laws placing a maximum ceiling, meat and bread were rationed, कौन से पेज पे है? ये पेज नंबर 16, और फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट गेन द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट इसने हटा दिया, इक्वलिटी ब्रेड ले आया, इंस्टेड ऑफ मॉन्स्टर ये जो है उसने सिटोयन सिटोइनी कर दिया, चर्चेस शट डाउन कर दिए गए। यानी अब जैसा फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी उनके हाथ में पावर थी, तो चर्चेस जब शट डाउन कर दोगे उनकी जगह गवर्नमेंट ऑफिस बना दोगे, तो धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप उनकी पावर को कर्व किया गया। जैसे नॉबिलिटीज़ हैं उनका सब घर ले लो, सब कुछ कर लो, तो अल्टीमेटली इसने भी उसी स्टेप में और आगे बढ़ा कि नहीं, लास्ट में उनके ज़मीन ले लो वापस। तो बस वही बात है और कोई बात नहीं। हिस्ट्री में एक दिन में अचानक कोई चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बताई गई कि जो प्रिविलेजेस थे उनको अपने प्रिविलेजेस को क्या करना पड़ा, बताओ, छोड़ देना पड़ा कि नहीं। अब अगली बात देखो तीसरी चीज़ क्या है, और नाउ तीसरी बात है कि द इससे किसे फायदा नहीं हुआ, द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द तीसरी बात, द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनको कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, इनका किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो उस जैसे यहाँ ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ जैसा कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, जैसा लेनिन ने रशिया में किया था। उसने कहा था कि सब जमीन सबसे लेके सबको बांटी जाएगी। रशिया में ये हुआ है, सबकी जमीन मिला दी गई और कितने लोग थे इक्वली बांट दिया गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ। 22 बहुतों का लॉस हो गया। बहुत बड़े बड़े जार थे, बहुत बड़े बड़े वो लोग थे, और 10% जार के पास 90% जमीन थी। जब जापानियों ने रशिया पे आक्रमण किया तो वहाँ के सैनिक इतने त्रस्त थे, उन्होंने फूल बरसाए, बोले आओ हमारे यहाँ आक्रमण करो, हमें जीतो। ऐसी हालत हो गई थी। फिर जब बाद में जापानीज के ऊपर एटम बम गिराया अमेरिका ने 45 में हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान हार गया। हारने के बाद रशिया को फ्री कर दिया गया। तो फ्री करने के बाद वहाँ कम्युनिस्ट शासन लगा। कम्युनिस्ट शासन में क्या होता है, सारे लोगों से सारी जमीन लेकर के लोगों को बराबर बांट दी गई। तो उससे फिर लैंडलेस वाले को फायदा होगा कि नहीं। अच्छा, और ये बोल दिया गया कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी छीन ली गई और बोला सब लोग काम करेंगे इसी ज़मीन पे और सबको बराबर रोटी दी जाएगी। फिर रेडियो पे अनाउंस कर लिया गया कि आप लोगों को बधाई हो, हमने पर्याप्त तरक्की कर ली है। लेनिन ने बोला था अब हमको रोज़ खाने को 2 रोटी मिलेगी, चाहे इंजीनियर हो और चाहे मजदूर हो, सबको 1-1 रोटी मिलती थी। ऐसी हालत हो गई। फिर जब तरक्की हुई रशिया ने, आज रशिया काफ़ी आगे है। तो आप समझ गए ना समाजवाद क्या होता है। जैसे ही आप लोग मुलायम सिंह यादव का आज समाजवाद देखते हैं, इनका समाजवाद कुछ नहीं है। असली समाजवाद कहाँ पर आया था, कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे आई थी, रशिया में। लेनिन और स्टालिन के समय में उन्होंने इस तरीके से समाजवाद लाया, समाज में सबको एक जगह खड़ा कर दिया। ठीक है। सो स्मॉल पीजेंट, इक्वलिटी, समाज में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उसको कहते हैं समाजवाद। ठीक है। सोशलिज्म, सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, इंदिरा गांधी ने 1975 में जोड़ा कि हम सोशलिस्ट भी हैं, हम चाहते हैं कि समाज में सब लोग एक हो जाएं। समझ में आई बात कि नहीं। लेकिन क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आया था, क्या लैंडलेस को लैंड दे दी गई थी क्या, बताओ। नहीं दी गई थी। तो इनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लैंडलेस लेबर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सर्वेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सर्वेंट्स को। और डेली वेज अर्नर्स जो रोज कमाते खाते थे, क्या उन्हें फ़ायदा हुआ, अर्नर्स, ऐसा नहीं हुआ। हैव बीन डिसअपॉइंटेड,
हैव बीन डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाया, तो ये इनके हाथों में निराशा लगी कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा जरूर। जुलाई बास होंगे डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम। ये यही सब लोग थे, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर। जो मुझे लगता है ये जो थर्ड ग्रुप के लोग हैं उन्हीं के नाम लिखे गए हैं। देखो कौन है थर्ड स्टेट में भी जो थर्ड हैं उन्हीं के नाम लिखे गए, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, यही तो लिखे गए हैं। डिसअपॉइंटेड विद आउटकम, विद आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इनको कोई ज़मीन नहीं मिली, ये टैक्स देते भी नहीं थे, ना इनके हाथ कुछ लगा। वुमेन आल्सो वुड हैव बीन हाईली डिसकंटेंटेड, क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिले। वुमेन आल्सो वुड हैव बीन हाईली डिसकंटेंटेड, हाईली डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट थी। तो क्यों असंतुष्ट थी? एट दे वर केप्ट अवे फ्रॉम वोटिंग राइट, एज दे वर डिप्राइव्ड, उन्हें दूर रखा गया फ्रॉम वोटिंग राइट्स। वो सोच रही थी कि उनको भी वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो समझ में आ गया कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े और किसको कुछ भी नहीं हुआ, कौन डिसअपॉइंट हुआ। तीन चीज़ें और तीन। सी वाले में किसी को कुछ नहीं हुआ ना। सी वाले में ये लोग असंतुष्ट रहे, इन्हें कुछ नहीं मिला। किनको डिसअपॉइंट हाथ लगा, किसको फ़ायदा हुआ और किसको मतलब नुकसान हुआ। तो मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ, अपर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को सर फायदा तो अपने क्लास का। वही अपर क्लास या न्यू एमर्ज्ड मिडिल क्लास एक ही बात है, उन्हीं को हुआ। थर्ड स्टेट की जो अपर क्लास थी, ठीक है। हाँ Sir, but the privileged classes would have been disappointed with the outcome of the revolution because their privileges were taken away from them. So they were also disappointed with the outcome of the revolution. वो तो इसका आंसर पूछा ही गया है ना, फोर्स टू रेलिंक्विश पावर। तो वो डिसअपॉइंटमेंट से बहुत बड़ी चीज़ है कि जिन्हें अपनी पावर छोड़नी पड़ जाए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी, तुमसे छीन लिया गया तो तुम डिसअपॉइंट होगे क्या? वो तो पता ही चल रहा है कि सब तुमने गंवा दिया। और लेकिन किसी को आशा बंधी हो और वो आशा हाथ ना लगे, जैसे एक रिवोल्यूशन हो रहा है और उसमें ये लोग सोचते थे अरे बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें भी कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। अब जिससे छीन लिया गया, सामंत है और जिसका चैट्यू जला दिया गया, उससे कहोगे कि डिसअपॉइंट हो क्या? उसमें तो वो अलग बात हो गई ना, रिलिंक्विश पावर। Sir, जो हाँ आपने B point सर जो आपने B point लिखा है ना, तो सर आपने उसमें ये भी बोला था कि जिससे उनको आशा थी कि उनकी ये सब नहीं होगा, उनका privilege कैसे जो नहीं थे, होगा? बी उनकी, पॉइंट में वो power, आशा, executive powers, they must have not have been taken away from them and their privileges also. So, sir, they must be disappointed from the outcome of the revolution. नहीं नहीं, उनके हाथ से तो सब कुछ ले लिया गया। उन चर्च वाले की ज़मीन छीन ली गई, उनसे बोल दिया गया कि आप सब इक्वल हो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को, और बोल दिया अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो तो प्रिविलेजेस क्लास थे, प्रिविलेज क्लास को उन्होंने क्या कर दिया, उनसे सब चीज़ छीन ली। वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटी चीज़ है, जैसे एक विश्वास है, विश्वास के ऊपर निष्ठा होती है, फिर उसके ऊपर अभीप्सा होती है। तो आप अलग अलग कैडर को अलग अलग जगह रखो, एक साथ सबको मर्ज मत करो। डिसअपॉइंटमेंट एक छोटी चीज़ है कि तुमको आशा थी तो निराशा हाथ लगी, और दूसरी चीज़ है कि इफ़ समबडी इज़ स्नैचिंग योर पावर, तो वहाँ उससे कहोगे कि क्या तुम डिसअपॉइंटमेंट हो जिसका लूट लिया गया हो। वो अलग चीज़ है, उसके लिए कोई नया वर्ड लेके आओ तो आओ। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिस्क्राइब द, अच्छा ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या क्या इसके आफ्टर आउटकम्स निकले। लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
क्या इससे पूरा ही इसी मतलब फायदा है। लेगेसी यानी जैसे दैट इज व्हाट डिस्क्राइब द लेगेसी, व्हाट वर द आउटकम्स। तो लेगेसी का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। नाउ इसका मतलब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या विरासत लोगों को मिली। दैट मीन्स इसकी लेगेसी का मतलब आउटकम्स क्या रहे, विरासत। ठीक है, फ्रांस में अगर रिवॉल्यूशन हुआ तो यूरोप को क्या फायदा हुआ। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो 19th और 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड के लोग थे क्या उन्हें भी कुछ फायदा हुआ। 19th सेंचुरी कब से कब तक होती है बताओ, क्या वो। 1809 हाँ, सो 1800 जब शुरू हुआ, 1800 से शुरू हो जाती है, उसके बाद पहली तारीख से, और फिर ये 1899 तक चलती है और आखिरी दिन तक, जब तक 1900 नहीं आ जाता। और 20th सेंचुरी कहाँ से होगी, 1900 से 99 ऐसे होगा। तो ऐसे समय में क्या हुआ 19th सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बास्तील जेल में क्या है कि 1879 में हुआ, फिर धीरे धीरे रॉबेस्पियर आया, और नेपोलियन 1804 में आ ही गया था, आ गया था कि नहीं। तो रिवॉल्यूशन का तो असर था ही, तो उस समय 19th सेंचुरी लग गई थी, 19th सेंचुरी लग गई थी। तो उस समय फिर विश्व को इससे क्या फायदा हुआ, लेट अस सी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। द फ्रेंच revolution proved to be most important। लोग हैरानी से सुनने लगे, क्या लोगों ने राजा के महल पे आक्रमण कर दिया। राजा तो राजा समझा जाता था, अब लोग के मन में आ गया कि लोग भी आक्रमण कर सकते हैं राजा पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, इससे लोगों में साहस आ जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अब जरा देखें कि जो पहला व्यक्ति था जिसने प्राइम मिनिस्टर पर स्याही फेंकी थी, तो लोग बड़ी तेजी से बात करते थे, लेकिन फिर लोगों को कहा कि स्याही फेंकी जा सकती, इंक फेंक दी थी उसके प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे। फिर अब कॉमन हो गया है आजकल वर्ल्ड में, जिसमें देखो प्रेस में कोई चला जाता है और इंक फेंक देता है, कभी केजरीवाल के कभी किसी के, और जगह जगह के प्राइम मिनिस्टर पर फेंका जाता है। अभी कुछ दिन पहले, हाँ देखो अभी मैक्रो को थप्पड़ मार दिया। तो पहला इवेंट बड़ी तेजी से सुना और देखा जाता है, लेकिन फिर बाद में ये कॉमन हो जाते हैं। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे बड़ी विरासत इसने लोगों को क्या दी, द आइडिया ऑफ, मोदी पे भी फेंका है क्या? है फेंकी गई है सभी पे, मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स पर ऐसे फेंकी गई है। तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, कि हमें डेमोक्रेटिक राइट्स है। डेमो का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल। सो लिबर्टी, ये जो डेमोक्रेटिक राइट हमें चाहिए, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम। डेमोक्रेटिक जैसे ऑटोक्रेटिक,
तो का मतलब किसी सिंगल व्यक्ति का साम्राज्य, क्रेटिक का मतलब राज्य, और पीपल का शासन, तो शासन, अगर पीपल का शासन है, क्रेटिक का मतलब शासन, तो हिरैर्की, पैट्रियार्की, मोनार्की, आयर्की का मतलब शासन, तो एक्रेटिक उसी से बना है. सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो फ्रांस की क्रांति के ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध बिंदु थे. इसने लोगों में चेतना जगा दी स्वतंत्रता के प्रति और लोकतंत्र के प्रति. नाउ सेकंड पॉइंट, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप. सब जगह स्वतंत्रता का इसकी विचारधारा, इक्वलिटी कि स्टेट में अलग अलग स्टेट, क्रेटिक का मतलब क्या बताया था? क्रेसी का मतलब शासन, जैसे ऑटोक्रेसी, मोनार्की, इसी तरीके से पैट्रियार्की, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, इसी तरीके से सबका अगर इनका शासन है. एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है नॉबिलिटीज़ का शासन. ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका शासन. ऑटोक्रेसी का मतलब है किसी एक व्यक्ति का शासन. डेमोक्रेसी का मतलब है पब्लिक का शासन. तो जिसका शासन होता है तो क्रेसी उसके नाम पे चलती है. तो डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन. अच्छा, सेकंड का मतलब क्या है? द फ्रेंच, द आइडियाज ऑफ, कौन कौन से आइडियाज? लिबर्टी, इक्वलिटी. क्या फ्रांस में सारे स्टेट इक्वल हो चुके थे? यस सर. कोई ऐसा तो नहीं था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है. एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब अब क्या सब में भाईचारा था. फ्रेटर्निटी का भी चला कि हम सभी नेशन एक हैं, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि ऑल नेशंस आर वन एंड फ्रांस हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्री अदर नेशन फ्रॉम मोनार्की. तो फ्रेटर्निटी हुई कि नहीं? फ्रांस ने लोगों को ये दिखाया कि हम तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हें मदद करेंगे कि तुम भी मोनार्की हटाओ. तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा. जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर ये जो पेंटिंग बनाई गई है, तो पेंटिंग में हम ये बात देख रहे हैं कि ये फ्रेडरिक सॉर्यू ने एक पेंटिंग बनाई कि फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे देशों को. ये देखो, ये स्वतंत्रता की देवी हैं. दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये मशाल लिए हुए हैं और फ्रांस लीड कर रहा है. अमेरिका आगे निकल गया, अमेरिका को उसने आज़ाद करा दिया, फ्रांस आ गया. तो फ्रांस का ये है झंडा. ये देखो, ये फ्रांस का अगर झंडा देखा जाए तो थर्ड वाला है. ये वाला. तो फ्रांस लीड कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे देश हैं. तो फ्रांस सबको आज़ाद कराएगा और इसके आगे लोग जो दूसरे नॉबिलिटीज़ हैं और क्लर्जी हैं उनके रिमेन्स पड़े हैं. और ऊपर क्या फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ध्यान से पढ़ो. यस सर. फ्रेटर्निटी ऐसे लिखा है. धुंधला दिख रहा होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, बट लिखा है इसमें फ्रेटर्निटी. तो फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सभी देश भाई भाई हैं. तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ओके, ये लोगों में फैला. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड एमंग पीपल. नाउ, सो फ्रेटर्निटी, it spread from France to rest of Europe. Spread from France to rest of Europe. सारे यूरोप में कहाँ से फैला? ये फ्रांस क्या टॉर्च बियरर साबित हुआ? ये मशाल दिखाई क्या इसने लोगों को आज़ादी की? Spread from France to रेस्ट ऑफ यूरोप. जब जो कोई मशाल दिखाता है, किसी को रास्ता दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? टॉर्च बियरर. अब देखो तीसरी चीज क्या हो गई कि
colonized people reworked the idea of freedom from bondage. तो जैसे फ्रांस ने आजाद, क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन से पूरे विश्व में क्या उथल पुथल मची, पूरे विश्व ने क्या पाया, भारत ने क्या पाया, अफ्रीका ने क्या पाया, ब्रिटेन ने क्या पाया। फ्रांस के रिवॉल्यूशन से सब जगह मोनार्की थी, सब जगह राजा थे। क्या फ्रांस में जो लोगों ने बास्टील जेल पर आक्रमण किया, तो क्या उससे क्या लीगेसी निकल के आई? वो मतलब कि लेगेसी का मतलब है कि ऐसी बात है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जो लेगेसी का मतलब है जो बहुत खानदानी लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा रुपया है, बहुत पहले राजा महाराजा, क्या वो लोग उछलते कूदते हैं क्या? कि वो बिल्कुल बिल्कुल मॉडेस्ट रहते हैं, सिंपल रहते हैं, सिंपल रहते हैं। और जिसके पास नया नया पैसा आता है वो क्या करता है? सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, वो शो ऑफ करता है। तो उसी तरीके से लेगेसी क्या होती है? इफ यू आर ए बॉर्न रिच देन यू आर सिंपल। सो उसी तरीके से जो फ्रांस में था, उसका लेगेसी, उसकी विरासत क्या है? बोलो ये तो हमारी विरासत है, हम बहुत जमाने के अमीर हैं और ये मेरी विरासत है, और ये देखो यहाँ यहाँ तक फैली हुई है। तो फ्रांस में जो आउटकम हुआ, उसने पूरे विश्व को क्या विरासत दी? क्या हमने जो आज़ादी पाई है ये फ्रांस की विरासत है? वी बिकेम फ्री एंड वी हैव टेकन अ लेसन फ्रॉम फ्रांस। हमें ये साहस कहाँ से आया कि हम राजाओं के खिलाफ चले जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ चले जाएं? क्या हमारे यहाँ भी फ्रांस की क्रांति का बिगुल बजा? हमारे पास भी दूर देश में ये आवाज आई कि लोगों ने वहां बास्तील जेल में आक्रमण कर दिया है? बोलो, क्या पूरे यूरोप में ये घटना चली गई कि राजा के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है? नहीं तो पहले तो लोग सोचते थे कि राजा मार दे तो मर जाओ, छीन ले तो छीन जाओ, लेकिन अब एक नई चीज आ गई, नहीं, राजा को मारा जा सकता है, राजा को गिराया जा सकता है। ये नई बात नहीं थी क्या? जबकि सालों से 1700 सालों से राजा राज्य करते थे। किसी ने हिम्मत की थी आज तक राजा के खिलाफ बोलने की? पहली बार हुआ कि राजा को लोग वहां पर उनके यहाँ अटैक कर रहे हैं, उनके महलों में अटैक कर रहे हैं। तो क्या ये नई बात नहीं है पूरे विश्व के लिए? और सब जगह मोनार्की हट गई कि आप ये देखो कि उसके अंदर अंदर 1870 तक सारे ब्रिटिश कंट्रीज जितने भी थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज, सब में डेमोक्रेसी आ गई। समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? इसी से फ्रांस से सऊदा 100 साल के अंदर सब मोनार्की हट गई सब जगह। इतना साहस था ही, साहस भर दिया लोगों ने। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप, और फ्यूडल सिस्टम वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप। सब जगह से एबॉलिश हो गया कि नहीं? आधा तो नेपोलियन ने 80% हटा दिया था फ्यूडल, फिर उसके बाद आ ही नहीं पाया। फ्यूडल सिस्टम वाज फाइनली, बाकी लोग, जनता होती है, जैकोबिन्स क्लब होते हैं और ऐसे और क्लब बने, यंग यूरोप, यंग इटली मजीनी ने बनाया, गुसेप्पी मजीनी ने, और कई संस्थाएं बनी, और इसके अलावा न जाने कितने और राइटर्स हुए। अभी ये आपने आधा पढ़ा है, यही चीज चलने वाली है। अभी फ्रांस की आधी कहानी आपके हाथ में है, आधी तो अभी 10th में पढ़ोगे। ये 10th है, 10th में देखोगे सब फ्रांस का ही दिखाया जाएगा, सब फ्रांस पढ़ोगे। फ्रांस अभी आधा पढ़ रहे हो आप। ये देखो नेपोलियन, 10th का नेपोलियन, और नेपोलियन के आगे क्या क्या होगा कि किस तरीके से कहानी पहुंची। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है फ्रांस में रिवॉल्यूशन, इसे छोटी मोटी तो नहीं समझ रहे हो। फ्यूडल सिस्टम वाज फाइनली abolished from rest of Europe. ऐसा पहला चैप्टर वहां पर भी है फ्रांस का, अभी 10th में पढ़ोगे। आधी बात बताई जा रही है और आधी छिपाई भी जा रही है आपसे।
फ्रांस की बहुत सारी बातें अभी बताई नहीं गई हैं, वो सब 10th में दिखाएंगे। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इसके अलावा जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने क्या किया, हम लोग कॉलोनी में थे कि नहीं, कोलोनाइज, तो 1857 में क्या हमारे यहाँ भी बिगुल बजा, मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना पे आक्रमण कर दिया। 1870 से पहले ही की तो बात है। फ्रांस के आजाद होने से पहले पहले हमने भी तो अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी स्वतंत्रता संग्राम की। मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स को गोली मार दी थी। पहले भारतीय उनके अंडर में काम करते थे, हमारे भारतीय सैनिकों से वो हम ही को मरवाते थे, मालूम है कि नहीं। जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे वो काफी नहीं थे, उन्होंने लाखों भारतीयों को अपनी फौज में भर्ती किया और हमारे ऊपर उनसे अत्याचार करवाते थे सैलरी दे दे के। लेकिन उन भारतीय सैनिकों में अचानक देशभक्ति की भावना जग गई और उन भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशर्स को ही गोली मारना शुरू कर दिया, अपने अफसरों को। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857। तो जो कोलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने क्या किया, पीपल हैव गॉट आइडिया ऑफ फ्रीडम, की कैसे आजादी पाई जाए, फ्रॉम बॉन्डेज, बॉन्डेज से टू ए सेवरन स्टेट, टू ए सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है बताओ, सोवरेन नेशन स्टेट, सोवरेन नेशन स्टेट, संप्रभुता। अगर हमारे यहाँ मान लीजिए किसानों को डबल टैक्स देना पड़ता है तो क्या पाकिस्तान बोल सकता है, बोलो। ये हमारी संप्रभुता है, हम चाहे किसी को यहाँ से वहां शिफ्ट करें चाहे जो करें, क्या दूसरा देश की हिम्मत है बोलने की। हमारे मामले में क्या कोई भी देश विश्व का बोल सकता है कुछ। सो वी आर फ्री टू टेक डिसीजन इन आवर मैटर्स एंड नो अदर फैमिली। तुम्हारे घर में कुछ बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पड़ोसी आके बताएगा। क्या विद इन योर फैमिली यू आर सोवरन, क्या संप्रभु हो, तुम्हारे परिवार को पूरी आजादी है, जैसे चाहे वैसे रहे, बोलो बताओ। SOVEREIGN, संप्रभुता का मतलब है कि फुल फ्लेज फ्रीडम, नो अदर कंट्री कैन इंटरफियर इन अवर मैटर, नो अदर कंट्री कैन इंटरवीन भी हो सकता है, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप, जो आप चाहे लिखना चाहें, आपको जो अच्छा लगता हो। इंटरफियर, इंटरफियर इन अवर मैटर। तो इस तरीके से कॉलोनाइज पीपल भी बॉन्डेज से आजाद होना चाहते थे। इंडिया भी चाहता था सोवरन पीपल। उसने कहा अंग्रेजों से, गांधी जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, हम अपने आप देख लेंगे। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे प्रधानमंत्री बनवा दे, राष्ट्रपति बनवा दे, चुनाव लड़वा दे। बोले नहीं, भारत छोड़ो। भारत छोड़ना ही पड़ गया। और नहीं तो दूसरे कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, वहां से अंग्रेज कभी छोड़ के गए, बोलो। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, एक भी अंग्रेज बाकी है। सो इस क्या उनमें से कहीं और कहीं विश्व में जहां जहां उसने कॉलोनी बनाई, ब्रिटिशर्स कहीं नहीं छोड़ के गए, सिर्फ हमारे ही यहाँ गए हैं। तो इस तरीके से जो मास मूवमेंट होता है उसमें बहुत पावर होती है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट इमर्ज फ्रॉम फ्रांस स्टार्टेड मास मूवमेंट्स एंड पीपल बिगेन टू क्वेश्चन द एब्सोल्यूट पावर। सो नाउ ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द मास मूवमेंट, लोग झुंड में इकट्ठा होने लगे कॉफी हाउस में और एब्सोल्यूट पावर यानी मोनार्की से क्वेश्चन करने लगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हम पे टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो। तो अगर मास पीपल क्वेश्चन करेंगे तो क्या वो अपने यहाँ के लोगों पे गोली चलवा देगा कोई राजा। सो नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो भी है, सो इंस्पायर्ड द मास मूवमेंट, लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकालने लगे। नाउ
रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब समझते हो, प्रेरित करना, मास मूवमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड पीपल begin to question, to raise question to monarchy, मोनार्की पर अब वो प्रश्न उठाने लगे कि तुम सही नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन अगेंस्ट मोनार्की। अब सिंपली कोई ऐसे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता था, ये भी बात हो गई। द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन कुड बी सीन इंडिया टू। सो इंडिया में इसका क्या आया, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की बात सोची और कई राज्यों को एकीकृत किया। मोहन राय ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है। सो दे डीपली गॉट इन्फ्लुएंस, बहुत बुरी अंदर तक प्रभावित हुए कि फ्रांस में बहुत अच्छा हुआ। डीपली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अबव सेड इवेंट, अबव सेड भी कह सकते हो, या इबिड, ऊपर जो लिखी घटना है। इबिड का मतलब उपरोक्त, बाय इबिड इवेंट एंड लेड इंडियन नेशनल फ्रीडम, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ऐसा भी हुआ। तो ये सारी चीजें की गई हैं। सो ये कहा जा सकता है द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इसका इफेक्ट क्या हुआ? सो द ओवरऑल रिजल्ट वाज दैट, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट वाज दैट पीपल all over the world are now aware, were लिख लो, were now aware of their rights। अब वो जागृत हो गए of their rights, अपने अधिकारों के बारे में वो जाग गए। बोलो बात समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें हुई, बताइए। तो इतना ही रखो आज के लिए। ओके, प्रणाम।